प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है आपको खेती किसानी और पशुपालन जगत से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराना, ताकि आपकी खेती किसानी आसान हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। इसी दिशा में समय समय पर हम आपको मिलवाते हैं हमारे प्रगतिशील और नवाचारी किसानों से, दिखाते हैं उनकी सफलता की कहानियाँ, ताकि आप उनसे प्रेरणा ले सकें। आज इसी दिशा में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति, जिसका नाम है किसान संवाद कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अभी हाल ही में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में हमारे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच में आयोजित किया गया। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। खेती किसानी के लिए सीएम का मिशन 11, किसानों को 20,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण और प्रदेश में लागू होगी ऊंट संरक्षण और विकास नीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का कृषि बजट प्रस्तुत किया। इसमें खेती किसानी को सरसब्ज करने के लिए 11 मिशन चलाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट विधानसभा में पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत कृषि बजट में खेती किसानी के लिए कई प्रावधान सरकार ने किए हैं। सरकार ने समूचे बजट को 11 मिशन में बांटा है, ताकि योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे और योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति संभव नहीं है। सरकार का लक्ष्य आगामी 5 सालों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का है। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान कल्याण कोष के बजट में इस साल 3,000 करोड़ की राशि बढ़ाई है, जो पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए इस साल 5,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है। साथ ही 11 मिशन की घोषणाएं सरकार ने की है। प्रदेश में शुरू होने वाले इन मिशन में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 2,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस मिशन के तहत ड्रिप, फंवारा, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, सामुदायिक जल स्रोत निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से 5 लाख से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस मिशन के तहत प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। यहां पर सूक्ष्म सिंचाई पर रिसर्च और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन का लाभ 4 लाख किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मिशन के तहत 3,80,000 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा पेश कृषि बजट में किसानों को 20,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण और सौर ऊर्जा पर अनुदान देने की घोषणा की है। आगामी वित्तीय वर्ष राज्य सरकार किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं सरकार ने सिंचाई में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य रखा है। सोलर पंप लगाने वाले किसानों को लागत का 60% अनुदान दिया जाएगा। बजट में सोलर पंप योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना के तहत SC और ST वर्ग के किसानों को देय अनुदान के अतिरिक्त 45,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। इससे 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 3 सालों में 2,48,269 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ईसबगोल, जीरा, धनिया और फल सब्जी निर्यात के लिए कोटा और जोधपुर में कीटनाशक अवशेष जांच और फाइटोसैनिटरी लैब, टोंक में बायो पेस्टिसाइड लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट में डेयरी और पशुपालन के लिए कई घोषणाएं की है। इसमें ऊंट संरक्षण और विकास नीति और पशु आहार गुणवत्ता जांच के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण खास है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 5,000 नए डेयरी बूथ के साथ 30 करोड़ लागत से राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ लागत से जैसलमेर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 500 से ज्यादा गांवों में 51 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे। 2,500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन किया जाएगा। ऊंट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ लागत से ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू की जाएगी। पशु चिकित्सा को मजबूती देने के लिए सभी प्रथम श्रेणी अस्पतालों में रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पशु आहार गुणवत्ता जांच के लिए सभी 33 जिलों में टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। वहीं आवश्यक अधिनियम बनाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। आगामी वर्ष से पशु बीमा योजना से 6 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान राशि को 2 से बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया है। प्रदेश में 15 करोड़ लागत से 3,000 पशु चिकित्सालयों का उन्नयन कराया जाएगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जौ के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जौ की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद की खेती मानी जाती है और इसके उत्पादों की बाज़ार में मांग भी ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उतनी उपज नहीं मिल पाती, उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो कैसे हम जौ के उत्पादन को बढ़ाएं, किस तरह से हम उन्नत खेती करें, इन तमाम प्रश्नों का समाधान किया गया अभी हाल ही में आयोजित कृषि संवाद कार्यक्रम में, जो आयोजित किया गया श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। और इसका हिस्सा बनी हमारी कृषि दर्शन की टीम भी। तो चलिए हम भी इसका हिस्सा बनते हैं और देखते हैं ये विशेष किसान संवाद कार्यक्रम जौ की खेती पर आधारित। किसान भाइयों नमस्कार। घूमते फिरते कार्यक्रम में आज हमारे कृषि दर्शन की टीम आ पहुंची है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और आज यहाँ आत्मा योजना के तहत जयपुर जिले के किसानों का एक विजिट का कार्यक्रम रखा गया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि किसान भाई यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही उत्साहित है विश्वविद्यालय में आकर विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इस समय हम सबसे पहले आप लोगों को रूबरू करवाते हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर JS संधू साहब से। आपसे जानते हैं कि इस समय हम विशेषकर जौ के खेत में हैं और आज जो किसान हैं बहुत उत्साहित हैं कि जौ की फसल के बारे में जाने, इनकी बहुत सारी उत्सुकताएं हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? देखिए, सब प्रथम तो मैं जितने किसान भाई यहाँ पर आए हैं सबका स्वागत करता हूँ कि विश्वविद्यालय जो है इनका ही विश्वविद्यालय है और इनको जो किसी भी तरह की अगर के कृषि में किसी भी तरह का ट्रेनिंग का परीक्षण का ज़रूरत है तो विश्वविद्यालय में आए। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये संरक्षित खेती जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्राकृतिक एग्रीकल्चर, जीरो बजट एग्रीकल्चर, जिसमें लागत कैसे कम करनी है हमारे फसल की, उस दिशा में हम उस खेत में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जौ की फसल है कितनी अच्छी खड़ी है। इसकी हमने बारिश होते ही सीधी बुआई कर दी और इसमें खाद पानी तो दिया बाद में, लेकिन जो है इसमें हमने कोई और ऑपरेशन कोई नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बीच VC साहब, माननीय कुलपति महोदय। अब किसान भाइयों, आपके लिए चूंकि इतने सारे किसान आए हुए हैं, जौ की फसल के बारे में इनकी उत्सुकताएं हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, तो क्यों ना हम आपके लिए एक छोटा सा संवाद कार्यक्रम रख लें।
पूछो। जानना चाहता हूँ भाई जौ खाने से क्या क्या फायदा होता है ठीक है। और क्या क्या नुकसान होता है, ये बोलना। समय के हिसाब से जैसे जैसे गेहूं की उपलब्धता बढ़ती चली गई और हम लोग जौ को खाना भूल गए, क्योंकि जौ खाने में सबको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें जो सालू होता है उसको निकालने में दिक्कत आती है। तो सब किसान भाई धीरे धीरे जौ को खाना कम कर दिया है। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा जौ को खाने के बहुत फ़ायदे हैं। आप लोगों ने खुद ने महसूस किया है कि जौ की हम लोग राबड़ी बना के खाते हैं घर के अंदर, उससे क्या होता है हमारे शरीर का अंदर पूरी ठंडक सी रहती है। दूसरी बात है इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, तो आजकल जो कैंसर की समस्या हो रही है जिसमें कोलन कैंसर जिसकी जो समस्या है वो ऐसे जो तत्व पाए जाते हैं, इससे कोलन कैंसर की कोई भी समस्या है यदि हम लगातार जो खाएंगे तो उससे हमें निजात मिल सकती है। दूसरा, अभी जो डायबिटीज की बहुत ज़्यादा समय आप हर को सुनते होंगे गांव के अंदर कि इसको शुगर हो गई, इसको शुगर हो गई। यदि हम जौ को लगातार यदि जौ की रोटी खाते हैं या हम जौ की राबड़ी बना के खाते हैं तो हमारी कोई जो शुगर की बीमारी है उसको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में किसान भाइयों आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बीपी के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी के अंदर जो कि बीपी के लिए कारण होता है बढ़ने के लिए, जो यदि हम लगातार खाते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। और एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के किसान भाइयों सबके है वो है क्योंकि आजकल हम लोगों ने खान पान हमारा इस तरह बिगड़ गया है कि हम लोगों का एक सिस्टम नहीं है खाने का, सही समय पे नहीं खाते हैं और ब्रेड या ऊट पटांग चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है सबको। तो जौ के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, यदि हम जौ खाते हैं तो उसमें जो फाइबर होता है वो हमारा उसमें शरीर में घुल के हमारे जो कब्जी की समस्या है उससे पूर्ण रूप से निजात मिल जाती है। तो जौ के फायदे ही फायदे हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि यदि हमने जौ खाना छोड़ दिया है तो कुछ नहीं तो हम गेहूं के अंदर जौ मिलाएं, जौ गेहूं और चने की रोटी मिक्स करके खाएं, और यदि हम जौ की रोटी वैसे ही खा सकते हैं तो इससे अति उत्तम कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। डॉक्टर सुदेश कुमार जी ने बहुत अच्छे फायदे बताए जौ के, और मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें 2022-23 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है और उसमें जौ सर्वप्रमुख है। तो आप देखिए कितने सारे फायदे हैं। आइए मिलते हैं किसान भाई से एक और। नमस्कार जी, राम नाम। नमस्कार साहब। क्या शुभ नाम? मोहम्मद हुसैन। कहाँ से पधारे? नारायण से। क्या जानना सर निवेदन है कि इसमें दीमक लग जाती है, इसके दीमक के लिए क्या किया जाए, और ये जौ की पैदावार गेहूँ से बढ़कर होती है इसलिए जौ बोना तो छोड़ दिया, लेकिन जो वापस बोनेंगे कम पानी है और ज़मीन कमज़ोर है जी, तो उसमें भी हो जाएगा क्या सर? ये मेरा सवाल है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आज जो मुख्य रूप से फसलों के अंदर खास तौर से जौ में और गेहूं में दीमक की समस्या होती है और दीमक काफ़ी नुकसान पहुंचाती है जौ के अंदर। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो ये जो हमने बोया है ये बरसात से बोया था और इसमें दीमक की समस्या आप देख रहे हो बहुत ही कम है। तो ये एक तो अगेती अपन फसल बोते हैं उसमें दीमक की समस्या बहुत कम होती है। फिर भी कई बार खड़ी फसल में अगर अपने फरवरी के आखिरी महीने दिन में अगर दीमक की समस्या आ जाती है तो अभी जैसे आपने देखा होगा इधर फव्वारे चल रहे हैं हमारे, इसमें सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई के साथ में इसमें पिप्रोनिन नाम की दवाई 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन मिट्टी में मिला के छिड़क के फव्वारे चलाएं तो इसमें दीमक की समस्याएं नहीं आएगी। बाकी जैसे आपने पूछा कि जो एक बहुत ही अच्छी फसल है जो किसी भी तरह की ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन देती है, और जौ के लिए जैसे अपन जानते हैं कि जैसे आज जो गर्मी आती है अपने को जो याद आता है जौ का। किसान भाई आप देखते हो कि गाँवों के अंदर अपन धानी बना के जो इनको सेक के इसका सत्तू बना के खाते हैं, धानी बना के खाते हैं, कितना मज़ा आता है इसके। गर्मियों में दोपहर में बैठते हैं नाश्ता करते हैं, तो गाँव का नाश्ता ये जानना चाहता था पहले। तो आज नई तरह की ब्रेड लेने लगे, ओल लेने लगे, पुरानी चीज़ें भूल रहे हैं। तो अपने इस जौ के ऊपर वापस से अनुसंधान करना पड़ेगा कि इससे क्या किस तरह के फ़ायदे हैं, और ये बहुत ही कई फ़ायदेमंद पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। नाश्ते में इसकी दानियों को काम में ले सकते हैं। और इस तरह से जो हमने पहली बार जो इसे नवाचार किया है हमारे माननीय वीसी साहब ने कि पहली बार बारिश के जो ले लिया बिना जुताई के, और कितनी अच्छी फसल लहरा रही है। और अगले साल इसमें तरह तरह के हमारे को और अनुसंधान करने की ज़रूरत पड़ गई। ये बहुत अच्छा अपने इस आसपास के एरिया में जो जौ का एरिया अपना माना जाता है इसमें बहुत अच्छा उत्पादन देगा। और एक किस्म आप देख रहे हो इसमें कागिया की बीमारी, जो एक बीमारी होती है कागिया जो सबसे जौ में ज़्यादा होती है, वो कहीं नहीं दिख रही है आपको। तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है ये अपने।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी। और जौ का इस्तेमाल हमारे किसान भी ज़्यादा करें, क्योंकि इससे एक ऐसे आहार की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। तो आप किसान भी देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जौ की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक और किसान भाई से रूबरू होते हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, इस जौ को हमारे गैया मैया को भी खिला सकते हैं क्या? ये ब्याई गौ माता हो या बेने वाली हो, उस गौ माता को हम बात डांट इसको काट काट खिलाते हैं, वो कोई नुकसान फायदा उसका क्या है? हमारे विश्वविद्यालय ने एक किस्म निकाली है RD 2715। RD जो 2715 है, इसको हम अपने जो जानवर हैं उनको बड़े आसानी से खिला सकते हैं। इसके एक विशेषता ये है कि इसको जब ये 55 दिन की 50 से 55 दिन की फसल हो जाती है, उस वक्त आप इसको कटाई करें, कटाई करके अपने जानवर को खिलाएं, क्योंकि जब 50 से 55 दिन की फसल होगी उस टाइम आपको हरा चारा कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहा होगा। तो इसको आप खिलाएं और उसके बाद इसमें एक पानी लगा के जितना नत्रजन आपने शुरू में दिया है उसका 25% नत्रजन इसके अंदर और डालें, तो आपको जो पैदावार है उस किस्म RD 2715 से जब उसी समय ये हार्वेस्ट होएगी, कटाई की जाएगी, जब दूसरी जिसमें आपने कटाई नहीं करी है, जानवर को नहीं खिलाया है, उसी समय कटाई की जाएगी इसकी, उसी समय ये पक के तैयार हो जाएगी और इसकी पैदावार भी 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टर, मतलब अपने जो 4 बीघा 1 हेक्टर में होते हैं तो करीबन 8 से 10 कुंटल मिल सकती है आपको पैदावार दाने की। और चारा आपको कम से कम 280 से 300 कुंटल आपको प्रति हेक्टर मिलेगा। आज विश्वविद्यालय के साथ हम आपको ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब हमारी घूमते फिरते श्रृंखला में आगामी कार्यक्रमों में आप देख सकेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्रों की यात्राओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों में किस प्रकार के काम हो रहे हैं, वहाँ के वैज्ञानिक किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वो जानना क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए और कार्यक्रम के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। राजस्थान सरकार ने नया कृषि बजट प्रस्तुत किया है, वो कई मायनों में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ये कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो दूरगामी उसके नतीजे निकलेंगे और कुछ ऐसी हैं कि तत्काल किसानों को लाभ होगा। तो जैसे अनेक कृषि महाविद्यालय, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली के नए ग्रिड और सोलर को बढ़ावा देना, ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो आगे चलकर किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे किसानों को तुरंत फ़ायदा मिलने की जो है वो उसमें प्रावधान किया गया है। और जो बड़ी बात है वो एक ये है कि आगे 1 साल में वो दिन में बिजली किसानों को मिलेगी तो बड़ी राहत होगी। और जो नए कृषि कनेक्शन हैं जो 10-10 साल से लंबित हैं, उनको अगले 2 सालों में यानी 21 फरवरी तक जो भी आवेदन था 3-4 दिन पहले तक, वो पूरा का पूरा उसको 2 साल में दे दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ब्लॉक स्तर पर नंदी शालाओं के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान जो किया गया है, उससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को इस ओर आने की, क्योंकि पहले जो अनुदान था लेकिन उसमें कई गौशालाएँ आगे नहीं आई थी। लेकिन 1 करोड़ का अनुदान अगर है तो वो काफ़ी स्वागत योग्य है। और जैविक खाद के लिए राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्यों में है। और इसके लिए जो कमोडिटी बोर्ड, जैविक कमोडिटी बोर्ड बनाने का जो किसानों की मांग थी उसको पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए, उससे छोटे किसानों को इतना फ़ायदा हुआ, उनको टाइम पे उराई, बुआई, जुताई, बीज भाड़े के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे होने पर मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ये लघु काश्तकार के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें खाद बीज के लिए किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान सम्मान निधि योजना चलाई जब किसान का हमें बहुत बढ़िया साबित हुई है। किसान हमेशा पैसा की जरूरत रहे जाए, पैसा मिले को नहीं जब तो मोदी जी की 4 महीना से 2,000 रुपया आ जाए। किसान बहुत खुश है मोदी जी की योजना से, और अटकेड़ो काम निकल जाए, सीधा खाता में पैसा हो जाए, कोई खुशामदी को नहीं करनी पड़े। किसान आपको बीज खाद ले आ रहा, आपको कहीं भी काम चला लीजिए।
तो किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे जौ की खेती पर आधारित ये विशेष किसान संवाद कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का, आपके सभी प्रश्नों का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ होगा। अब आप भी जौ की खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान भाइयों और बहनों, आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहता है आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।